नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात है। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर की। कोल घोटाले मामले में निलंबित पूर्व आईएएस सौम्या चौरसिया की करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई है। ईओडब्ल्यू द्वारा की गई पहली बड़ी कुर्की की कार्रवाई है। विशेष न्यायालय रायपुर के द्वारा आदेश जारी कर सौम्या चौरसिया की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। जांच में सामने आया है कि सौम्या चौरसिया ने अपने करीबी रिश्तेदारों सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम पर करीबन 45 अचल संपत्तियां खरीदी थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 47 करोड़ रुपए है। इनमें से 29 संपत्तियों को पहले ईडी कुर्क कर चुकी है। शेष 16 संपत्तियों को अब एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने अंतरिम कुर्क के आदेश के तहत जब्त किया है। सभी संपत्तियां कोयला, लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से अर्जित धन से खरीदी गई थी और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए 16 जून 2025 को कुर्की का आवेदन दाखिल किया गया था, जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो संपत्तियां हैं सौम्या चौरसिया वो अधिकारी हैं जिनका नाम लगभग सभी घोटालों में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। शराब घोटाले में, कोल घोटाले में, इसके अलावा अन्य जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले हैं उन सभी में कहीं न कहीं सौम्या चौरसिया जुड़ी हुई हैं। सब में एफआईआर में सौम्या चौरसिया का नाम है। विशेष सचिव के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करती थी। उसके बाद लगातार घोटाले आने के बाद सामने आने के बाद लगातार जेल में बंद हैं। लगभग 45 संपत्तियां जिसे कि माना गया है जांच में, ईडी की जांच में, ईओडब्ल्यू की जांच में माना गया है कि ये सारी संपत्तियां उस काले धन से खरीदी गई थी जो कोल, लेवी और शराब मामलों में उसे हासिल हुई थी। तो ये सबसे बड़ी जो है कुर्की बता सकते हैं आपको। 29 संपत्तियां जो है वो पहले कुर्क की गई थी। अब जो है उसमें से 16 संपत्तियां जो हैं उन पर भी विशेष अंतरिम आदेश के तहत जो है कुर्की की कार्रवाई की गई है ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। अनुमानित कीमत इन संपत्तियों की 47 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। कुल 45 अचल संपत्तियां हैं जिसमें ज्यादातर जमीन खरीदी के मामले शामिल हैं। अब आपको बता दें कि सौम्या से जुड़े हुए करीबन 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक दिन पहले ही जो उनके खास करीबी जयचंद हैं उनको जिनका माना जाता था कि जो सौम्या संपत्ति खरीदती थी या जो अवैध जो पैसे आते थे, चाहे वो कोल लेवी के जरिए हो चाहे अन्य भ्रष्टाचार के माध्यम से हो, उनका जो मैनेजमेंट का जिम्मा होता था वो जयचंद का होता था। आपको बता दें ये वही जयचंद है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि छापे के दौरान इसने पैसे ले जाकर छुपाए थे सौम्या चौरसिया के। तो ये पूरा मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है। 8 करोड़ की संपत्ति जो है अब जो है वो की गई है। राज्य सेवा के अधिकारी रही हैं, निलंबित रही है। हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़े हुए हमारे साथ में। मनोज, एक तरफ सौम्या का नाम कोल वाले मामले में सामने आता है, लेकिन ईडी, ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के अब हम तमाम एफआईआर को देखें, चार्जशीट को देखें तो बाकी जो मामले हैं, चाहे शराब के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, उनमें भी सौम्या का नाम आता है। तो अब ये जो कार्रवाई हुई है इसके बाद फर्दर एक्शन और क्या हो सकता है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एसीबी की यह पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को कुर्क किया गया और इसमें सबसे पहला नाम आया है तो वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया। सौम्या चौरसिया की करीब 16 अचल संपत्तियां जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है बेनामी तरीके से खरीदी थी, दूसरों के नाम से खरीदी थी, जिसमें उनके जो करीबी लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, इनके नाम से करीब 8 करोड़ की जो 16 संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, वो खरीदी थी। इसकी जानकारी जो है ईओडब्ल्यू एसीबी के पास पहले से ही थी और इसके आधार पर ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन लगाकर उन संपत्तियों को अब कुर्क कर लिया। आपको बताता हूँ कि इससे पहले ईडी ही इस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को कुर्क करती रही है और ईडी ने करीब 33 करोड़ से अधिक कोल घोटाले में जो आरोपी रहे उनकी संपत्तियों को कुर्क किया था। और इसके अलावा जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने सौम्या चौरसिया को कोल घोटाले के अलावा डीएमएफ घोटाला, शराब घोटाला एवं अन्य घोटाले में भी आरोपी बताया है और लगातार जो है इस मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी जांच कर रही थी और बाद में जो है सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी
दर्ज किया गया था। जब यह मामला दर्ज किया गया था तो उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और इसका जो उपयोग जो है उन्हें अचल संपत्तियों को खरीदने में किया था। और इस आधार पर जो है अब यह माना जा सकता है कि अब बड़ी कार्रवाई हुई है भ्रष्ट अधिकारी पे। तो आने वाले दिनों में मनोज, जितने भी और ये भी बात अन्य तो लोग रही हैं, सौम्या चौरसिया की, ये बात तो रही सौम्या चौरसिया, लेकिन जिन मामलों में सौम्या चौरसिया को दोषी ठहराया गया है, आरोपी बनाया गया है, उन्हीं मामलों में करीबन जो है वो 5 आईएएस और 1 दर्जन अधिकारी भी दोषी बनाए गए हैं। चाहे हम रानू साहू की बात कर लें, चाहे हम जो है त्रिपाठी की बात कर लें, अनिल टुटेजा की बात कर लें, उनके खिलाफ भी क्या ऐसी कार्रवाई भविष्य में संभावित है हाल फिलहाल में? निश्चित रूप से अब यदि पहली बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है जो कि सौम्या चौरसिया पर हुई, तो इन्हीं में जो इनके पार्टनर रहे, अपराध में पार्टनर रहे, चाहे वो रानू साहू हो, चाहे समीर बिश्नोई हो या अन्य जो आरोपी हैं जिसमें कि अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला के भी नाम है, क्योंकि तत्कालीन सरकार में ये काफी शक्तिशाली रहे, पावरफुल रहे और इनके ऊपर भी आरोप है कि इन्होंने घोटाले को अंजाम देने में काफी बड़ी भूमिका अदा की और साथ ही साथ जो क्राइम से जो पैसा अर्जित हो रहा था उसमें उसकी बंदरबाट में भी इनकी भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से यदि इनकी भी संपत्तियों का खाका अब तैयार है तो आने वाले दिनों में इन संपत्तियों को भी कुर्क किया जा सकता है। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। मनोज नायक हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो की ये पहली बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में है। 16 संपत्तियों को एक साथ कुर्क किया गया है जिनकी कीमत करीबन 8 करोड़ रुपया है। और चूंकि पूरे मामले में भ्रष्टाचार के तार जो है अन्य आईएएस अधिकारी जो है, चाहे समीर बिश्नोई हो, चाहे त्रिपाठी हो, चाहे रानू साहू हो, चाहे अनिल टुटेजा हो, जो तमाम जो 1 दर्जन आईएएस अधिकारी, उसके अलावा 1 दर्जन जो अलग से जो अधिकारी हैं, जो उनके मातहत लोग हैं, आबकारी के ही बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो लोग हैं, करीबन 28 लोग जो हैं उसमें अकेले आबकारी के हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब एक कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। एक नज़ीर के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है। जिस तरह से तर्क दिया जाता है कोर्ट में, उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं, उन्हीं दृष्टांत के तहत अब बाकी अधिकारियों के खिलाफ भी संपत्ति कुर्क करने का एक जो रास्ता है वो खुल गया है। देश में इस समय अगर कोई चर्चित सबसे राज्य है और जहां की राजनीति और सियासत अभी गर्म है तो वो है बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव हुआ। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव के पहले हफ्ते में, नवंबर के पहले हफ्ते में संभव है। आयोग दशहरे के बाद चुनाव की घोषणा कर सकता है। बिहार में मुकाबला गठबंधनों में सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दोनों ही दल सीट शेयरिंग को लेकर सरगर्मी में इसमें डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री फेस को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को लेकर कांग्रेस अब तक राजी नहीं है। कांग्रेस क्यों कर रही है तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से परहेज, और इधर एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ जा रही है। सीधे साहब एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें पहले ही ये सब तय हो जाता है और साथ ही अनुशासनात्मक जो वहाँ की प्रक्रिया है उसके तहत ये तमाम चीज़ें होती है कि वहाँ पर कोई विरोध का स्वर नहीं है। लेकिन बात करें इंडी गठबंधन की तो वहाँ पर तमाम जो दल हैं, तमाम जो लोग हैं, खुद आरजेडी और कांग्रेस अभी तक एक राय नहीं हो पाए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। सपा नेता अखिलेश यादव तेजस्वी को सीएम बता चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम का चयन किया जाएगा। वहीं एनडीए में सीटों का बंटवारा, चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद किया जाएगा। लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी लगभग तय माना जा रहा है। तीसरी बात उसमें जो सबसे बड़ी कड़ी बताई जाती है वो है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं बिहार में। इसके अलावा भाकपा और अन्य जो पार्टियां हैं वो भी इसमें अलग अलग दांव खेल रही है और जिस गठबंधन से जुड़े हुए हैं वहां अपने सीटों के नंबर को लेकर दावे पेश किए जा रहे हैं। भाकपा की बात करें, भाकपा ने कहा कि अगर हमें जो है 34 सीटें नहीं मिलती है तो हम गठबंधन का हिस्सा बने रहने पर विचार करेंगे। ऐसे ही अन्य जो है दल है उनके भी सुर है। तो बिहार में इस समय जो है 2 तरह की जंग चल रही, 3 तरह की जंग कह लें। एक वोटर अधिकार यात्रा है जिसमें राहुल गांधी, आरजेडी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उन्होंने जो है सरकार की नाक में दम कर रखा है, चुनाव आयोग की नाक में दम कर रखा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, वो कहीं कहीं पर सुर बीच बीच में आ जाते हैं जेडीयू की तरफ से कि हमारे नेता नीतीश ही रहेंगे, लेकिन भाजपा के सुर में सुर कभी नहीं मिलाया भाजपा ने कि हाँ नीतीश ही सर्वमान्य नेता है। हालांकि कार्डर बेस्ड पार्टी होने की वजह से, अनुशासन होने की वजह से ये बात नहीं है। अब हम उस बिहार की जंग की बात करें तो दशहरे के बाद ये माना जा रहा है कि नवंबर में 3 फेस में चुनाव जो है वो हो सकते हैं। सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होना है।
इंडी गठबंधन है जिसमें करीबन 13 दल शामिल है, छोटे बड़े मिलाकर। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग की सरगर्मी है। पिछले 2 दिनों से बैठकों का दौर चालू है और तमाम जो नेता हैं अपने अपने दावेदारों की और सीटों की संख्या लेकर अपने आला जो नेता हैं उनके सामने रख रहे हैं। तो आपको बता दें, नवंबर के पहले सप्ताह में एक 6 दिन के जो है वो उसमें अंतराल में माना जा रहा है कि 3 चरणों में ये चुनाव संभव है। अब आपको जो एनडीए का फॉर्मूला है उसको लेकर हम बात करते हैं, अलग अलग जो है वहाँ पर एनडीए की तस्वीर कैसे होगी। सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि बात ये हुई थी कि दोनों आधी आधी सीट जो है वो रखेंगे चुनाव की डेट आने के बाद, जैसे कि बीजेपी का जो फॉर्मूला होता है कि चुनाव की जब तारीख तय हो जाती है उसके बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। इसलिए अभी वहाँ पर फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। चूंकि इसमें नीतीश के लोगों ने कुछ आपत्ति जाहिर की थी एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर, तो अभी तक इसे जो है वो तय नहीं हुआ। वहीं पासवान की पार्टी से 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में जेडीयू नहीं है, लेकिन चिराग चूंकि बड़ा चेहरा है इसलिए वो अड़े हुए हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम ये तो है मुख्य दल हैं एनडीए को लेकर। तो इनमें सबसे जो है प्रमुख वो जेडीए और आरपीएलएम यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को माना जा रहा है, और इसके बाद भाजपा है। ये तीनों ही दल के बीच में प्रमुख रूप से सीटें बंटने वाली हैं। उसको लेकर ही अपनी अपनी जो है वो समझने, जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ पर बीजेपी की जो वहाँ पे है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अपनी संख्या दे दी है। अब बताइए कि 20 से अधिक सीटें नहीं, जबकि वो 34 सीटें चिराग पासवान खुद मांग रहे हैं। और कहीं कहीं पे उनके जो लोग हैं वो चिराग पासवान के सीएम फेस होने का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस पर अभी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। आम जनता के सरोकारों से जुड़े हुई कुछ जगहों बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के परासिया में बीते 15 दिन में किडनी फेल होने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। 9 का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की टीम को जांच के लिए बुलाया है। मामला परासिया विकास खंड का है और जहाँ जिन बच्चों की मृत्यु हुई है और जो बीमार हैं उनके परिजन ये कहते हैं कि बच्चों को शुरुआत में हल्के बुखार और जुकाम की शिकायत हुई। निजी अस्पतालों में सामान्य इलाज के दौरान अचानक पेशाब की मात्रा कम होने से और किडनी इन्फेक्शन की समस्या सामने आई। हालत बिगड़ने पर बच्चों को नागपुर रेफर किया गया, जहां 5 साल, 8 साल, 4 साल के हितांशु सोनी और 2 साल की श्रेया यादव की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं ये किन परिस्थितियों में हुई। उसके बाद भोपाल से एक टीम परासिया पहुंची। अधिकारियों ने परासिया, न्यूटन, चिकली और दूसरे गांवों का दौरा किया, मृतकों के परिजनों से बातचीत की, जानकारी जुटाई। देर शाम कलेक्टर शिलेंद्र सिंह ने टीम के साथ मीटिंग की। डॉक्टर्स का यह कहना है कि बारिश का मौसम जाने वाला है, जबकि सर्दी की शुरुआत होगी। ऐसे समय में इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ये माकूल समय होता है और इसीलिए वायरल बुखार और जुकाम बच्चों में आम बात है, लेकिन अचानक किडनी में इन्फेक्शन होना एक गंभीर बात है। तो ये पूरे छिंदवाड़ा क्षेत्र में नागपुर से सस्पेक्टेड AES के केस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी का कॉज क्या है उसके सोर्स को समझने की कोशिश की है हमने। पेशेंट के घरों में जाके जो इन्वायरमेंटल स्टडी होती साइंटिफिक, उसके स्रोत को देखते हुए हमें क्या सैम्पलिंग करनी है, किस सोर्स से ये डिजीज हो सकती है, उस कॉज को ढूंढ रहे हैं हम। SP साहब, हेल्थ की टीम, SDM और ये सारे जो भोपाल से RRT आई है, उसी को जो आप बात कर रहे हैं उसी को पता करने के लिए और उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हम लोग आए थे। इसकी तैयारियाँ और क्या काम चल रहा है। तो अभी तक ये स्थिति है कि जो नागपुर में जो बच्चों की डेथ हुई है उनके रिलेटिव्स के सैंपल, उसके आसपास के पानी के सैंपल, बाकी जो मच्छरों के सैंपल, वो सारी चीज़ें पर काम करने के लिए RRT टीम भोपाल से भी आई हुई है। लगातार जो गांव हैं उन पर हमारी जो सर्वेलेंस का काम स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही है, आगे भी जारी रखेगी। तो परासिया जो है क्षेत्र पूरा इन दिनों बेहद रहस्यमय बीमारी से जूझ रहा है। ठीक है, इस समय में ये मौसम ऐसा है जहाँ वायरल सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब बच्चों में और ख़ासतौर पर क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है ये आम बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा है। अब पूरी जो है वो आपको समरी बताते हैं। 3 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है और इन बच्चों की मौत का जो कारण सामने आया है वो है कि सभी की किडनी फेल हो चुकी थी। पिछले 15 दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के अलग अलग क्षेत्र में
9 के सैंपल जो है वो भेजे गए हैं बच्चों जो वहाँ पे भर्ती कराए गए हैं जिला अस्पताल में, और एमसीआर की टीम को वहाँ पर बुलाया गया है। चूँकि एमसीआर की टीम इन्फेक्शन की जांच कर रही है। 3 बच्चों की मौत होने के बाद 9 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं, और सभी को आप बता दें 5 साल के अदनान खान सबसे पहले जिसकी मृत्यु हुई, 4 साल के हितांश सोनी, और इसके अलावा 9 बच्चे अभी भी ऐसे हैं, 2 साल की श्रेया यादव। अब आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनमें इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, जो जरा सा भी मौसम में बदलाव होता है और उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि आम तौर पर वायरल का एक दौर चलता है, संक्रमण का एक दौर चलता है, इन्फेक्शन होता है। इस समय अचानक जो है वो पानी, बरसात का पानी होता है, वो इन्फेक्टेड करता है, और सबसे बड़ी शिकायत जो होती है बच्चों में होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी का फेल होना, आमतौर पे हम देखते हैं कि आर्सेनिक और ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो अगर पानी में ज़्यादा होता है तो उसके बाद जो है वो किडनी में जो है इफेक्ट करता है। लेकिन इन छोटे बच्चों में जिस तरह से किडनी फेल होने की समस्या आई है, जिस रिपोर्ट आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है, और खुद मेडिकल की जो टीम है वो इस मामले में अचंभित है कि हल्के से वायरल सर्दी जुकाम में किडनी फेल होने जैसी चीज़ें कैसे हो सकती है। और इसीलिए आईसीएमआर टीम को वहाँ पर बुलाया गया है ताकि पूरे मामले की जांच केंद्र सरकार की टीम करे, और इसके बाद वहाँ पर जो है वो मेडिकल की इक्विपमेंट, मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो है उपलब्ध कराई जाए, सही तरीके से ट्रीटमेंट उपलब्ध कराई जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे आंकड़े भी बता रहे हैं छिंदवाड़ा के पारस्य क्षेत्र की, जहां पर यह रहस्यमय बीमारी सर्दी जुकाम वायरल फीवर यह आमतौर पर सामान्य चीज़ें मानी जाती है, लेकिन रहस्यमय ये हो चुकी है क्योंकि वहां पर लगातार बच्चों में किडनी फेल होने की जो है बातें सामने आ रही है। 2 साल के बच्चे की, 9 साल के बच्चे की किडनी फेल होना ये बड़ी खतरनाक जो है वो संकेत है, और इसीलिए वहाँ की जो लोकल मेडिकल है टीम है, वो डॉक्टर हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चों में, और ये सीजनल जो बीमारी है उसके बाद किडनी का फेल होना, इसमें किसी तरह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी यही वजह है केंद्र सरकार की आईसीएमआर की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है, सैंपल लैब भेज दिए गए हैं कि आखिरकार इतनी कम उम्र में किडनी फेल होने की वजह क्या हो सकती है। आमतौर पर हमने देखा था कोविड के समय में किडनी और लंग्स जो है वो खासा इफेक्ट हो रहे थे लोगों में, जो है निमोनिया की वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं, किडनी फेल होने से भी मौतें हुई हैं। लेकिन ये इस तरह की अचानक, अब जबकि कोविड की लहर भी नहीं है किसी तरह की, उसके बाद अचानक छोटे बच्चों में इस तरह का जो है वो संक्रमण पाया जाना मेडिकल टीम को भी अचंभे में डाल दिया है। तो ये रही देश प्रदेश और जो है तमाम जो समसामयिक हालातों से जुड़ी हुई खबर। लेकिन आज के बुलेटिन में फिलहाल हमको दीजिए विराम। देश प्रदेश की तमाम खबरों, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए INS 24/7 के साथ।